मैंने कहा कि जो वुमेन की बॉडी और सोचने का तरीका बहुत मिस्टीरियस है, तो मुझे उससे बड़ा गाना चाहिए। अरे सर इधर कहाँ जा रहा हूँ? भैया अवार्ड लेने जा रहा हूँ, मुझे बुला रहे हैं ये। डायरेक्टर के साथ लड़ पड़ते, उन्होंने धुन दी टा 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 टा, और लड़कियां भी जब चलती है तो वॉक नहीं करती, कैट वॉक करती है। बट जब मधुर जी के लिए मैं एक गाना लिख रहा था, मैंने उसको फटाफट टाइप किया और मेरा लैपटॉप बंद हुआ। हमको हिचक होती थी यार, इतना बड़ी पर्सनालिटी है, मतलब कैसे, लेकिन वो हमेशा गले मिलते थे। अब इस सीढ़ी के पड़ाव के बाद आया नेक्स्ट पड़ाव। नेक्स्ट पड़ाव आया सर, ऐसे फिर फिल्में मिलने लगी, क्योंकि कई बड़े प्रोडक्शन हाउस फिक्स हो गए, तो उनकी जो भी फिल्में बनती थी उसमें गाने के लिए काम। एक दो जगह मैंने स्क्रिप्टें उनको पसंद आई, बट किसी वजह से एक्टर्स की डेट वेट की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ छोटी फिल्मों में मैंने स्क्रिप्ट लिखी जो बनी, रिलीज हुई, बट उनका स्केल उतना बड़ा नहीं होने को, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि मैं लिख सकता हूँ। फिर उन दिनों अचानक टेलीविजन का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था, ये सारे ये चैनल आ चुके थे, जी स्टार, सोनी, ये सब स्टार बहुत बड़ा। तो ऐसे में मुझे एक सीरियल मिला, मेरा दोस्त है राकेश पासवान, वो प्रोड्यूसर था और वो राइटर भी था, टीवी बहुत लिखता था। तो जब एक राइटर प्रोड्यूसर बनता है तो वो अगर किसी को राइटिंग करने के लिए दे रहा है तो बहुत भरोसा होने के बाद, और वो हमेशा कहता था कि तुम जिस तरह से चरित्र समझते हो और दुनियादारी समझते हो और 14, 15, 16 लाइन के गाने में इतनी सारी चीज समेट देते हो, तो अगर तुमको प्रोज में लिखने का मौका मिलेगा तुम यू कैन डू वंडर्स। ऐसा उसका कहना था जी। तो मैंने कहा देख, मुझे टीवी का आइडिया नहीं, और टीवी की एक क्वालिटी क्या, उसमें बहुत टाइम बाउंड काम, डेडलाइंस का बहुत चक्कर होता है सर, क्योंकि हर दिन आपका एपिसोड जाना होता है। टीवी में कभी कभी बहुत सारी दुश्वारियां होती है कि किसी एक्टर की तबीयत खराब हो गई, आपको एकदम चेंज करना पड़ेगा रातों रात, मतलब एकदम फोन आएगा। तो उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कुछ कहानियां हैं, मैं 2-3 शेयर करूंगा आपसे, उसी से समझ में आ जाएगा सबको कि टीवी लिखते वक्त क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अफसर बिटिया सीरियल मेरा पहला बड़ा सीरियल, अफसर बिटिया, हाँ, उसमें मैंने डायलॉग्स लिखे, लगभग 200 एपिसोड, बहुत हिट सीरियल था। अब लेकिन उसमें हुआ क्या कि एक बार तो क्या हुआ कि कुछ सीन बदलना था, क्योंकि एक एक्टर बीमार पड़ गया, तो जो 4 लोगों में सीन होना था वो 3 लोगों में सीन हो गया। तो 3 लोग मिलके आपस में बात करें और चौथे के बारे में बात करें, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। हाँ, अब जब मुझको फोन आया प्रोडक्शन वाले का, सर ये सीन शूट होना है, तो मैं कार चला के कहीं जा रहा था, लैपटॉप 24 घंटे, वो शरीर का अंग बन चुका था लैपटॉप, ओके, क्योंकि वो उसको मैं हर वक्त साथ में रहता था जी। तो मैंने जब लैपटॉप खोला तो और वो मेरी गाड़ी से जा रहा था, ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के पास, मैंने तब यहाँ भी इतनी भीड़ नहीं होती थी, गाड़ी खड़ी की, लेफ्ट में लगाई, और मैंने लैपटॉप खोला तो उसमें इतनी सी बैटरी थी सर, जरा सी, कभी भी बंद हो सकता था। मैंने खटाखट वो सीन खोला और उसको रिवाइज करके शुरू करते कर रहा हूँ, इतने में एक बैंड बारात आ गई जिसमें लोग नाच रहे गा रहे, और मेरी गाड़ी के दोनों तरफ से वो लोग गुजर रहे, और गाड़ी में झांकते ये कर क्या रहा आदमी लैपटॉप खोल के, और मैं लगा हूँ और बैंड की आवाज भी आ रही, लेकिन उसके बावजूद कितना भी शीशा आप बंद कर दो, मैंने उसको फटाफट टाइप किया, और आप विश्वास करेंगे टाइप करके मैंने सेंड किया और मेरा लैपटॉप बंद हुआ। लेकिन वो अभी भी मुझे डाउट हो रहा कि चला गया कि नहीं गया, क्योंकि सेंड कर रहा और इधर लैपटॉप जो है वो उसकी बैटरी खत्म हो गई। फिर मैंने डर रहा हूँ फोन करते करते, इतने में उसका SMS आया, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। तो इसका मतलब उसको सीन मिल गया। करेक्ट। तो इस तरह की ड्रामेटिक, यानी रियल लाइफ के सीन से ज्यादा, वो रियल लाइफ के सीन से ज्यादा रियल लाइफ ड्रामा हो जाता है, कि इस तरीके की भी कभी स्ट्रेस रहता है। और ऐसी स्थिति में कि आप सड़क पे जा रहे थे कहीं पर, आपने साइड में गाड़ी रोकी और रोक के उसको लिखा, और उस वक्त रात के 9-10 बजे, मैं कहीं चार्ज करने का मेरे पास जुगाड़ नहीं था कोई। करेक्ट। तो सपने में भी नहीं था कि इस समय पे चेंज आ जाएगा, और उनको शूट करना था उसी वक्त रात में, अगले दिन एपिसोड जाना था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हुई, क्या कहते हैं, टीवी लिखते हुए। और फिर मैंने कई सीरियल्स लिखे, लेकिन अफसर बिटिया में सबसे ज़्यादा लिखा, फिर एक घर बनाऊंगा, हमारी देवरानी, इस तरह के कुछ सीरियल्स हैं जिनमें कहीं एक स्क्रीन प्ले, कहीं डायलॉग्स, इस तरह से लिखे। और फिल्मों के साथ मैंने लिखना बंद नहीं किया, और एड जिंगल का काम थोड़ा कम हो गया, क्योंकि फिल्मों में इतना टाइम निकल जाता था, तो वो थोड़ा कम होने लगा, और इस तरीके से फिर मेरी जर्नी मतलब आगे बढ़ती गई सर। आपकी हिस्ट्री में देखा, संजय लीला भंसाली साहब के साथ भी आपने जी सर काम किया। मैंने उनकी फिल्म देखी ब्लैक, इसमें गाने तो एक ही था, गाना एक था, और बाकी फिल्म तो गाने के बगैर थी। लेकिन उसके पहले हाँ, हम दिल दे चुके सनम हम देख चुके थे, जिसमें बहुत अच्छे उन्होंने गाने बनाए थे। फिर देवदास आई, देवदास में भी जबरदस्त गाने। तो मन में सबकी इच्छा रहती है कि कभी एक म्यूजिकल डायरेक्टर के साथ, हाँ, जैसे पहले देवानंद साहब, राज कपूर साहब होते थे म्यूजिकल डायरेक्टर, राज खोसला साहब, विजय आनंद साहब, तो हमारे समय पे संजय जी को बहुत म्यूजिकल डायरेक्टर माना जाता है। तो
मोंटी शर्मा जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जी वो उनके साथ पहले से काम कर रहे थे। जी। उन्होंने देवदास का बैकग्राउंड किया था, ब्लैक का थीम सब कुछ उन्होंने बनाया था। करेक्ट। तो उनसे उन्होंने कहा कि कोई ऐसा लड़का लाओ जो थोड़ा शायरी समझता हो और थोड़ा नॉर्थ का फील उसको अच्छा से आता हो। तो मोंटी के साथ मेरी दोस्ती हो चुकी थी और मोंटी ने मुझे फ़ोन किया कि संदीप जी संजय जी मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अरे ये तो गए उनके पास सर। संजय जी थोड़ा कम बताते हैं, ब्रीफ कम देते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि मैं इशारे में समझा देता हूँ, तुम अपने तरफ से क्या लेके आ सकते हो, मेरे को दे सकते हो। वो बहुत ज़्यादा बांध नहीं दे, बता देंगे तो फिर पता चला तुम उसी को फॉलो करने लग जाओगे। करेक्ट। तो उन्होंने 2-3 बातें बताई कि भाई मेरी फिल्म में जो है ईद है, चांद है, और चांद छुपा बादल में मेरा बहुत बड़ा हिट हो चुका, मुझे उससे बड़ा गाना चाहिए। और उस फिल्म में क्या था, रणबीर कपूर और सोनम कपूर की जो है वो लॉन्चिंग फिल्म थी और सलमान खान और रानी मुखर्जी उसमें साथ में थे। खुद संजय लीला भंसाली इतना बड़ा स्टार डायरेक्टर, तो इतने सारे लोगों का प्रेशर, हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं, उनके लिए गाना करना है। तो मैंने सोचना शुरू किया और वो गाना यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी वो बना और उसके लिए मुझे पहला अवार्ड मिला, बहुत सारे नॉमिनेशन मिले और पहली बार अवार्ड लेने का जो अनुभव होता है, नॉमिनेशन तो मिल चुके थे मुझे पहले, वो पहली बार मुझे मिला। और मुझे ये लगा कि लोग कहते हैं कि सिफारिशें बिना सिफारिश के भी मिल सकता, उसके भी एक इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ। मैं अपने साथ अपनी वाइफ को ले गया क्योंकि दो मिलते हैं, बच्चे घर में थे मेरे, वो जो मेड थी वो देख रही थी, मेरी वाइफ जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि लकी है तुम्हारे लिए, तुम 2 बार नॉमिनेशन पा चुके हो, तो ले जाओ अपने साथ। ले जाओ। छोटे बच्चों को कहाँ ले जाता मैं अपने साथ। तो मैं और वाइफ गए और वहाँ पर सबसे आगे बैठते जो नॉमिनेशन वाले होते हैं वो MIP, फिर VIP, फिर बाकी होता है। करेक्ट। तो मेरी वाइफ बैठी तो उनके आगे कोई जो बैठे थे सज्जन, उनकी हाइट ज़्यादा थी और सीट मार्क्ड रहती है कि इस सीट पे ये बैठेंगे। करेक्ट। तो उसके वजह से उसको देखने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा एक काम करो, अवार्ड तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे जाके बैठ जाते हैं आराम से VIP में, तुम देख पाओगे आराम से। तो हम अपनी जगह से उठ के पीछे आके बैठ गए। कोई नहीं, उसका प्रोग्राम जब शुरू हो जाता तो सब ब्लॉक हो जाता, सब प्रोग्राम शुरू हो गया, चीफ मिनिस्टर ये वो सब दुनिया भर के VIPs गेस्ट सब आ गए, शुरू हो गया। जैसी हमारी कैटेगरी आई, अवार्ड गोज टू संदीप नाथ। अब उनकी लाइन ढूंढने लगती है इस तरीके से, जो उनको मालूम था कि पर्टिकुलर जगह पे उनको बिठाया हुआ है। हाँ, उनको पता वहीं लाइन घूम रही है, मैं बैठा हुआ तो मैं वहां से खड़ा हुआ, उससे करीब 6-7-8 लाइन पीछे आ गया था। समझा। और जाने लगा तो बीच में बैरिकेड लगा था, वहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े थे। अरे सर इधर कहाँ जा रहा हूँ? अरे भैया अवार्ड लेने जा रहा हूँ, मुझे बुला रही है। अरे सर जल्दी बैरिकेड खोला और मैं दौड़ते तब तक लाइट ने मुझे पकड़ लिया और फिर इस तरीके से मैं गया ऊपर और फिर अवार्ड लिया मैंने और जो भी हाँ बोला। तो कहने मतलब ऐसा भी हो जाता कई बार कि हम तो सोचे थे कि अवार्ड तो मिलेगा ही नहीं, तो हम अपनी सीट छोड़ के पीछे आके बैठ गए। बट वो चांस की बात है, अवार्ड हमें मिला और फिर हम पीछे से आगे गए सिक्योरिटी वालों को बोलकर और फिर अवार्ड लिया। तो ये छोटी छोटी घटनाएं हैं लेकिन है बहुत निराली। और आज आपने जिस तरह से मतलब यादों के तार छेड़े हैं, तो मैं ये बातें मैंने शायद कहीं बोली है कि नहीं मुझे याद भी नहीं है जी। लेकिन और जनरली मैं इंटरव्यूज़ भी कम देता हूँ, बहुत कम करता हूँ। लेकिन आज आपने जो हमारी पहले जिस तरह से बातें हुई और आपका जो मकसद है कि नए लोगों को मैं बताना चाहते हैं सबकी कहानियाँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये सब बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये एक बड़ा अलग सा अनुभव था। अब जब गाने बनते हैं इसमें 4 पहलू हैं, रादर 5 बोला जाए। एक तो कहानी के बाद डायरेक्टर डेफिनेटली, उसके बाद लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर। करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट कौन? गाना एक ही है सर, सभी इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। बट गाने के अंदर हम लोग हमेशा लिरिसिस्ट एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर को इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, क्योंकि गाने के मुख्य रूप से ये 3 भाग हैं। हाँ। लेकिन अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं होगा, वो आपको सिचुएशन अच्छी नहीं देगा, चुनाव नहीं करेगा। आप मान लीजिए लेके भी जाएं उसके पास सोना, तो कहेगा मुझे तो सोना नहीं चाहिए, पीतल चाहिए, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो डायरेक्टर का अगर म्यूजिकल टेस्ट है और उसने ऐसी कहानी चुनी है जिसमें ऐसा गाना फिट होता है। अच्छा, फिल्म के लिखते वक्त मुझे एक बात कहना है कि फिल्म के साथ भी और फिल्म के बाद भी अगर कोई भी गाना ऐसा बन जाए जो फिल्म के साथ जब जा रहा है तब भी काम कर रहा है और फिल्म के अलावा अगर सिर्फ रेडियो में बज रहा है या अलग से सुना जा रहा है तब भी वो अच्छा लग रहा है और वो अपने आप में 3 या 4-5 मिनट का एक पीस ऑफ आर्ट है जिसमें मुकम्मल बात है, मुकम्मल सब कुछ है, तो ये बहुत अच्छा है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिनेमा के साथ खत्म हो जाते हैं, फिल्म के साथ नहीं चल आई और गई। हाँ, फिल्म के बगैर उनका अस्तित्व नहीं होता।
कुछ गाने होते हैं जो फिल्म के अंदर भी अपना अस्तित्व रखते हैं और जब फिल्म से अलग रहते हैं तो भी उनका अस्तित्व रहता है, क्योंकि वो अपने आप में मुकम्मल गाना है। तो ऐसे में मैं कहता हूँ ये जो पांचों नाम आपने लिए, पांचों ही पांच उंगलियों जैसे हैं जी। एक भी कटेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, गड़बड़ होगा। तो सबका रोल है सर, और डायरेक्टर तो कैप्टन है कहीं ना कहीं, तो वो अप्रूव करते हैं। हाँ, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं सर, कई बार बहस भी हो जाती है। कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं जो डायरेक्टर के साथ लड़ पड़ते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ और अगर नहीं चला तो जो है मैं लिखना छोड़ दूंगा या संगीत छोड़ दूंगा। ऐसे बहुत बड़े बड़े किस्से हमारे जो मास्टरोज हैं जिन्होंने जिद की कि ये जो मैं गाना दे रहा हूँ ये आप लीजिए, जिसमें मैं कई किस्से सुन चुका हूँ साहिर साहब के, कई किस्से सुन चुका हूँ बख्शी साहब के, आनंद बख्शी साहब के। तो उन्होंने जिद की, नौशाद साहब का म्यूजिक डायरेक्टर, आर.डी. बर्मन साहब के। मैं बोल रहा हूँ मेरी गारंटी, आपकी सिचुएशन है लेकिन अब मैं इसको निभाऊंगा। और सर वो होता था कमाल फिर आके। तो ये एक बहुत हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी तो ऐसे में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा यंगर जनरेशन को कि कभी हो सकता है आपकी बात सामने वाला ना समझे, ना माने, ना समझे। हाँ, लेकिन अगर आप अपने विचारों को ठीक तरीके से, अपनी बात को दृढ़ता से रखेंगे और एक उसके अंदर एक भरोसा होगा तो वो मानी जाएगी। जैसे मैंने आज तक अपने गानों में कभी कोई वर्ड चेंज नहीं हुआ, बट जब मधुर जी के लिए मैं एक गाना लिख रहा था, फैशन का है ये जलवा, जो बहुत ही अनोखा किस्म का गाना है। इस पर मैं अलग से बात करना चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि बात आ ही गई तो मैं उस पर जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि फैशन पे कोई गाना नहीं था जी। बाकी रोमांटिक सिचुएशन पे आपको हजारों गाने मिलेंगे, दुख के गाने मिलेंगे, लेकिन जब फैशन फिल्म बनाने लगे, इस फिल्म के गाने कोई और लिख चुका था, लेकिन टाइटल सॉन्ग जो फैशन का जलवा ये नहीं था उनके पास। और सलीम सुलेमान इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने पहले काम भी नहीं किया था। तो जब कई गाने बने, रॉनी स्क्रूवाला जी को, क्या कहते हैं, मधुर जी को और उनकी टीम को पसंद नहीं आए, तो मधुर जी ने कहा कि मैं अपने लिरिसिस्ट जिसके साथ मैंने 3 फिल्में की हैं, मैं उसको बुलाता हूँ, संदीप को। तो सलीम बोले कि हाँ बिल्कुल बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक बार करके देख सकते हैं। तो उन्होंने धुन दी, टा 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 टा। अब ये आपको अगर मिल जाए और इससे आपको फैशन फिल्म का थीम सॉन्ग लिखना है, शब्द कुछ नहीं है, बस आपको टाटा टा मिल गया, बड़ा मुसीबत है। अच्छा, उसके अलावा और एक बात हुई, जिस दिन ये गाना मिला, क्योंकि इन लोग ये तय कर चुके थे गाना सुखविंदर सिंह जी से गंवाया जाना है, और सुखविंदर सिंह जी अगले दिन जा रहे थे 1.5 महीने के लिए बाहर, नॉर्थ अमेरिका के टूर पे जी। तो शाम को मुझे बुलाया गया उनके यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे गाना सुनाया, धुन सुनाई। तो मैंने कहा भैया इसको एक तब सीडी में 4 बार ये धुन डाल के दे दो, क्योंकि मुझे पहले गाना रटना पड़ेगा। ये सब देने के बाद बताया कि गाने की रिकॉर्डिंग कल दोपहर में है, क्योंकि सुखी जी की रात में फ्लाइट है। अरे मैं कहा यार ये क्या मुसीबत है, टेस्ट ले रहे हो मेरा, गाना लिखा। खैर लिया। अच्छा, मेरी मीटिंग्स लगी हुई थी, मैं तो रात में 12 बजे घर पहुंचा। जाते ही मेरे छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, मैंने सीडी को तुरंत, क्योंकि कभी कभी कोई सीडी किसी और जगह चलती नहीं, दूसरे कंप्यूटर में चलती नहीं, तो मेरे पास एक कंप्यूटर था और एक मेरे पास सीडी प्लेयर था, तो मैंने लगाया, दोनों में चल गई। मैंने कहा चलो इतना तो हो गया। अब मैंने वाइफ से कहा कि सवेरे मुझे तुम 7 बजे जगा देना। बीवी ने 6:45 बजे ही जगा दिया, और उसके बाद मैं वो गाना लगाया, उसको थोड़ा याद किया, और मैं टहलते हुए 10:30 बजे, 7 से 2.5 घंटे में गाना लिख दिया। वाह, कमेंडेबल। जिस्मों का है ये जलवा किस्मों का, तो उसमें एक जगह आती है, तारारा तरारा तारारा तरारा तारारा तारारा तरारा, आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। अब इसके कहानी बताता हूँ। जब ये जगह आई तो क्या लिखूं, तो मैंने देखा कि आग जब जलती है तो आग ऐसे ऐसे चलती है, कैंप फायर, और लड़कियां भी जब चलती है तो वॉक नहीं करती, कैट वॉक करती हैं जी। तो मैंने वहां से सिमिली लिया कि आग जैसी रंगवानी है, स्विंग है, जो मॉडल से चलती है, तो वहां से मैंने ये उठाया। यानी इसमें भी एक पोइटिक ब्यूटी आ सकती है, एक मॉडर्न गाना बना रहे हो लेकिन उसमें भी एक पोइटिक ब्यूटी आ सकती है कि आग सी रवानियां लेती जब अंगड़ाइयां। जब वो लोग रैम के लास्ट में पहुंचते हैं तो वो एक पॉस्चर लेते हैं, ये जला, देखने वाले ऐसे दिल फाड़ के देखते रहते हैं, ये जला दे दिलों में चिंगारियां, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है। अब इसमें एक जगह पर एक लाइन वर्ड आया है, अजब इसकी माया, तो उसमें ओरिजिनल था, है तिलस्मी ये माया कोई भी बच ना पाया। तो
मधुर जी बोले यार ये तिलस्मी वर्ड थोड़ा सा, मेरी फिल्म मॉडर्न है उसमें, अब मैंने कहा तिलस्मी का हिंदी में रहस्यमय होता है, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस। तो मैंने कहा कि जो वुमेन की बॉडी और सोचने का तरीका बहुत मिस्टीरियस है, और उसमें भी जो 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 स्पेशली फैशन वर्ड का जो कॉम्प्लेक्सिटी आप दिखा रहे हो, तो अगर इसको वर्ड को अगर मैं बदलता हूँ तो मेरे पास जो वर्ड है उसका फोनेटिक्स अच्छा नहीं है और मीटर में भी नहीं आएगा। तो बोले मैं अजब इसकी माया कर सकता हूँ, बट अजब और मिस्ट्री और पिकुलियर में फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि यार तुम कर दो, मतलब अब चूंकि यहीं पर अब जो डायरेक्टर के साथ एक आपकी वो होती है और एक प्रोटोकॉल भी होता, तो मैंने यही एक वर्ड जो है उसको चेंज किया है अजब इसकी माया, आज आप वही सुनते हैं, बट ओरिजिनल में मैंने लिखा था है तिलस्मी ये माया, है तिलस्मी ये माया। हाँ, तो ये भी एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि कभी अगर ऐसा हो जाए तो इसको लेके आप बहुत खफा ना हो, बहस ना करें या एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट ना करें। सर हम बात कर रहे थे, आपने हर प्रकार की अलग फिल्में, अलग अलग डायरेक्टर्स, मैं रेटिंग करने को नहीं कहूँगा कि कौन डायरेक्टर बेहतर, सब बेहतर है, लेकिन एक होता है ना कि पर्टिकुलर ये म्यूज़िक करने से मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया और मैं सेटिस्फाइड था, ये डायरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपने अपनी आशिकी वाली सॉन्ग की कोई जिक्र ही नहीं करी है, क्या बात है? क्या ऐसा जो भट्ट है, मुकेश भट्ट जी या महेश भट्ट जी, और स्पेशली जो उसके डायरेक्टर मोहित सूरी थे, इन लोग एक हमेशा इनकी फिल्मों में चाहे कहानी जैसी हो, ज़्यादातर इनकी कहानी थ्रिलर होती है, बट म्यूज़िक को ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और उसमें भी लिरिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप देखेंगे कि इनके बहुत सारे गानों में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बीट्स भरे हुए नहीं होते हैं, करेक्ट, लेकिन लिरिक्स बहुत अच्छी होती है, कंपोजिशंस बहुत कान को सूदिंग लगेगा। हाँ, तो ऑब्वियसली एक म्यूज़िक का आदमी होने की वजह से हमेशा मन में रहती कि शायद इनके साथ भी मुझे मौका मिले। तो और मज़ेदार बात है कि जब आशिकी पहली वाली बनी थी तब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, करेक्ट, तो गाने सुन के उन गानों के साथ हम लोग का एक अलग रिश्ता है, एक एक पीस उस गाने का, उन गानों का याद है मुझे। तो कोई भी गिटार का पीस हो, कोई भी पीस हो, और उसके कैसेट हमारे, मैं तो हेड घिस जाता था मेरे उसका टेप रिकॉर्डर का, और 3-4 उसकी रील फंस जाती थी, 3-4 कैसेट खरीदी मैंने उसकी, मतलब इतना सुना उसको। तो अब अगर किसी के साथ जब वो स्कूल में पढ़ता है तो वो आशिकी के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, और बहुत सालों के बाद आशिकी 2 बन रही हो, और अच्छा आशिकी 2 में क्या इनके पिक्चर लगभग बन चुकी थी, गाने हो चुके थे, बट ये जो गाना था जो सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, ये गाना शायद उनको अगली किसी फिल्म में डालना था, बट इस सिचुएशन के लिए उनको गाना जो लोग बना रहे थे वो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। तो एक दिन, और उसका जो म्यूजिक डायरेक्टर अंकित तिवारी, वो कानपुर से, जहाँ मेरी ननिहाल है, तो वो उसके साथ मेरी जान पहचान हुई थी एक गाने के प्रोडक्शन करते हुए, वो म्यूजिक प्रोडक्शन करता था, तो इस तरीके से उसके साथ परिचय हुआ। फिर चूंकि कानपुर से है वो, मेरी ननिहाल कानपुर की है, तो एक जगह नज़दीक होने की बहुत सारी चीज़ें कॉमन, जहाँ हम लोग घूमने साथ कि अरे वहाँ गए हो भैया, वहाँ गए हो दादा, ऐसे करके तो बड़ा एक हो गया। फिर ये लोग मुझे बोलने लगे सर हफ्ते में एक दिन हम लोग पक्का मिलते ही थे कि खाएंगे पिएंगे और गाने बनाएंगे, तो इस तरह से गाने बनाते रहते थे। तो ये गाना हमारा मुखड़ा बन चुका था। तो उसके पहले मैंने एक फिल्म, एक डायरेक्टर जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, उनका नाम है तिग्मांशु धूलिया, उनके साथ मैंने कई फिल्मों में काम किया है। अच्छा, वो भी बड़ी ड्रामेटिक फिल्में बनाते रामूजी जैसी, लेकिन उनके फिल्मों के लिए भी गाना लिखना बड़ा चैलेंजिंग था। स्पेशली एक फिल्म थी पानसिंह तोमर, तो उसमें अगर आप लोगों ने कहानी देखी हो तो उसमें बुंदेलखंड की कहानी है। वो बुंदेलखंड आधा मध्य प्रदेश में, आधा उत्तर प्रदेश में, तो बुंदेली शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, बुंदेली एक बोली है, भाषा है, उसका इस्तेमाल करना था। और वो एक खिलाड़ी था जो डकैत बन गया वगैरह वगैरह, और वो तो उसमें उसका मन का भाव, परिस्थितियों का भाव, फिल्म की कहानी का भाव और संदेश जो आप देना चाहते हो, तो उसमें मैंने गाना लिखा था कि देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल, पर ये अपने मन की नाए का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाए 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 धाए। अब इसमें धाए धाए, काए काए, साए साए का साउंड है। तकिया है बंदूक हमारी आर 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 आर, डकैत लोग तकिया की तरह से सिर के नीचे बंदूक रख के सोते हैं। पत्थर हमको लगे बिछौना आर 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 आर, एक दूजे का साथ हमारा, बीहड़ में बनवास हमारा, आंधी जैसा चलना साए साए, पर ये अपने मन की नाए का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए। तो ये प्रयोग धाए धाए, साए साए, काए का मुझे बुंदेली भाषा के पुट के साथ पहली बार करने को मिला। तो फिल्म म्यूजिकल हो या ड्रामेटिक हो,
इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एक एक क्रिएटिव आदमी के, एक कलाकार के लिए जी। जैसी भी परिस्थिति आ जाए, जैसे हमारे घर की माएँ, वो खीर बनाती है तो भी उतना अच्छा होता है, वो अचार बनाती है तो भी उतना अच्छा होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रोटी बनाएंगी, पूड़ी बना, सब आप ये नहीं कह सकते कि इनकी रोटी अच्छी है या इनका पूड़ी अच्छी है। जिसको जो स्वाद पसंद है अलग बात, लेकिन रोटी भी उतनी अच्छी है, पूड़ी भी उतनी अच्छी है, खीर भी उतनी अच्छी है, सब्जी भी उतनी अच्छी, पुलाव भी उतना ही, पुलाव भी उतना। तो इसी तरीके से एक कलाकार को होना चाहिए कि जो काम मिले उस काम को बेहतरीन करके देना है, उस काम के अनुसार, जरूरत आवश्यकता के हिसाब से। तो मुझे जब मैं ऐसा कर पाता हूं तो बड़ी संतुष्टि होती है। और अगर मेरी टीम, मेरे डायरेक्टर, मेरे एक्टर्स को, मतलब वो गाना सुनने के बाद, तिग्मांशु धूलिया तो खैर मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, वो भी इलाहाबाद से हैं, वो तो मेरे को तारीफ करते ही रहते हैं, और वो तारीफ कई रूपों में करते हैं, कभी कभी डांट के भी करते हैं, टॉन्ट मार के भी करते हैं, गाली दे के भी करते हैं, मतलब इस तरह का संबंध है। लेकिन इरफान भाई ने, आज उनकी आत्मा सुन रही है, जब ये गाना सुनने का, जब वापस हम लोग एक दिन सब लोग मिले और मुझे गले लगा के 30 सेकंड तक चिपटा के खड़े रहे, वो ऐसे हग करके खड़े रहे, यार कहाँ से लाए यार तुम यार आइडिया, मजा आ गया। इरफान खान इतनी पिक्चरें कर चुके हैं, इतना कुछ देख चुके हैं, एनएसडी, ये वो, हॉलीवुड फॉलीवुड, एक छोटा सा गाना, लेकिन उस आदमी को समझ में आया कि इस बच्चे ने जो काम किया है उसमें कुछ खासियत छुपी है और इसको एप्रिसिएशन की जरूर मिलना चाहिए। आप सोचिए कि उसके बाद से वो जब मुझे मिलते थे, मेरे साथ उनके कुछ फोटोग्राफ्स है होली में, तो वो हमेशा गले ही लगते थे। सही, हमको हिचक होती थी यार, इतना बड़ी पर्सनालिटी है, मतलब कैसे, लेकिन वो हमेशा गले मिलते थे। तो आप सोचिए कि एक गाना लिख के अगर आप इतने बड़े आर्टिस्ट का इस तरह से दिल जीत लेते हो कि जब भी मिले, बहुत बार नहीं मिलते थे, 6 महीने में, 8 महीने में तिग्मांशु भैया के यहीं पर मुलाकात होती थी क्योंकि वो उनके दोस्त थे। तो इस तरह से आपको, तो ये आप सोचिए, इससे बड़ी फीस, इससे बड़ी पारितोषिक क्या हो सकता है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अब आते हैं आशिकी 2 पे कि आशिकी 1 के साथ मेरा रिश्ता वैसा था। अब जब ये बात आई कि आशिकी 2, तो ये गाना उन लोगों को पसंद आ गया, गाना तो उन्होंने रख लिया। अब वो आशिकी में जाएगा या किसी और फिल्म, क्योंकि भट्ट से एक साथ कई फिल्में बनाते हैं जी। फिर अंततोगत उनकी टीम बैठी और उनको लगा कि जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है उसकी मन की बात जो है इसी गाने में छिपी हुई है। और उसमें एक लाइन थी, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ मोहित सूरी जी को इस बात के लिए कि उन्होंने ये लाइन रखी। एक दो लोगों को लग रहा था यार कैसी लाइन, और बड़ा लंबा मुखड़ा बनाया था अंकित ने, मुझको इरादे दे, कस्में दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे। अच्छा, फिर एक दो लोगों को लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा शायरी कर दी है आपने, आजकल इतनी शायरी कहाँ करता है, तो 60s 70s के गानों जैसी शायरी कर दी आपने। लेकिन मैंने कहा यार मेरे मन में तो ऐसा ही भाव आया और धुन पे लिखा हुआ गाना था। फिर जब हम मुखड़ा जब अप्रूव हो गया तो मोहित जी के पास गए, फिल्मालय में वो शूटिंग कर रहे थे, सेट लग रहा था। तो मैंने कहा सर अंतरे के लिए, बोले अरे आपको क्या मैं ब्रीफ दूंगा, जो जिसने ये मुखड़ा लिखा वो अंतरे भी लिख देगा, आपको तो सिचुएशन बता दी मैंने। तो मैंने ठीक है सर। तो मंजिले रुस्वा है, खोया है रास्ता। अब मज़ेदार बात यह कि बाद में आज भी मुझे जितने लोगों ने, सबको गाना याद है पूरा। उस गाने की खासियत ये है क्योंकि उस गाने में ऐसा नहीं कि गुनगुनाया जाए, वो गाना बोल के गाना ही पड़ेगा आपको। हाँ, तो वो एक्चुअली, तो इसीलिए अब मैं तो सैन फ्रांसिस्को में एक बार मेरा एक फंक्शन था, वहाँ एक चाइनीज लड़का आया और उसने अपने चाइनीज स्टाइल में वो गाना गा के सुना दिया। तो मैंने उसको लिपटा लिया, मैंने यार तुम तो यार कमाल के, मतलब मेरे जो है एडमायरर हो। तो और उसको मीनिंग पता था गाने, किसी ने उसको बता दिया, वो आजकल तो इसमें मिल जाता है, तो मीनिंग भी उसका बहुत आप गहरा है। तो इनफैक्ट भट्ट साहब ने बाद में मुझे चाय पे बुलाया, भूषण जी ने भी चाय पे बुलाया। तो भूषण जी ने दूसरी बातें की, भट्ट साहब ने मुझसे कहा कि यार तुमने इस गाने का ध्यान से देखा है, हर लाइन अपने आप में मुकम्मल है। मैंने सर मैंने तो ऐसा सोचा नहीं कि मुझको इरादे दे, अपने आप में पूरी बात है, कस्में दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, अपने आप में पूरी बात है, दिल को ठिकाने दे, इस लाइन पर तो फिदा थे। बोले कहाँ से लाए, अगर दिल को ठिकाना मिल जाए तो मोक्ष मिल जाएगा, ये साला दिल को तो ठिकाना नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता लेकिन दिल को ठिकाना, ये हो जाए तो वो हो जाए, वो हो जाए तो वो हो जाए, ये लाइन कहाँ से लाए। मैं सर मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, मैं तो फ्लो में आता गया और मैं लिखता चला गया। आज आप चूंकि एक विद्वान व्यक्ति हैं तो आप इसका मीमांसा कर रहे हैं कि हाँ कि इसके अंदर ये छुपा हो, मैंने तो इस तरह से, इस नज़रिए से देखा भी नहीं था। तो वही बता रहा हूँ, तो ये सब बिहाइंड द सीन ऐसे ऐसे हो जाती हैं चीज़ें। जिन लोगों को आपने फोटो में देखा हो, मैगजीन्स में देखा हो, उनके साथ एक रूम में चाय पीते हुए और घंटों बात, भट्ट साहब को बात करने का बड़ा शौक है, अगर उनका मन लगे तो घंटों बात हो रही है और शेर व शायरी और ये वो, और बड़ा आनंद रहा उनके साथ। तो ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति होती है हम जैसे लोगों को, और ये अगर मेरे साथ हो सकता तो किसी भी लड़के के साथ, लड़की के साथ उसको ये पॉसिबल है, होना पॉसिबल है। और मैं तो बार बार थैंक्स कहता हूँ कि सबने इस गाने को इतना बड़ा बना दिया
कि आज भी सर इस गाने की जो है कहीं भी जाता हूँ, एक लाइन गुनगुनाता हूँ तो लोग जो है एकदम उसको जो है हाँ वो रिसाइड भी कर सकते हैं आपके रिसाइड भी साथ। कर, लोग करते हैं सर, करते पूरा हैं। पब्लिक एक साथ गाना जी। गाती है ये। जी, तो म्यूजिक शोज होते हैं तो अंकित जब शो करते हैं इसका तो 2-2 3-3 बार ये गाना गाना पड़ता है उनको। हाँ, वंस अगेन। वंस अगेन में 2-2 3-3 करेक्ट बार गाना गाना पड़ता है। करेक्ट। इतना सब करने के बाद डायरेक्शन भी की है, राइटिंग भी की है। डायरेक्शन की पहली फिल्म कौन सी करी आपने? सर क्या हुआ कि जब मन में कहानियां आती रहती थी, जिन दिनों वो लोग वीएचएस देख देख के वो कहानियां मतलब जो वो होता रहता था मेरे मन में छापते थे। छापते थे, 2-3 फिल्में मिलाई और एक चौथी फिल्म बना दी। करेक्ट। मुझे भी 1-2 ऑफर आए, लेकिन मैंने थोड़ा बच गया मैं, बस मुझसे ऐसा मतलब पाप भगवान ने कराया नहीं। हो सकता हो जाता, लेकिन वो फिल्में बन नहीं पाई इस तरीके की, ठीक है। और उसमें 2-3 राइटर वाइटर होते थे तो कुछ। लेकिन मेरे अपने जीवन की जो यात्राओं के दौरान बहुत सारे मैंने ऐसी जगहों पे गया, जी रूरल इंडिया के अंदर मेरे को बहुत ट्रैवल करने का मौका मिला, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में। वाह। तो वहाँ मैंने बहुत सारे कैरेक्टर, और पढ़ता हूँ बहुत मैं जी। जितना पॉसिबल है, अब तो कम हो गया पढ़ना, जी मैंने काफ़ी पढ़ा। बांग्ला साहित्य पढ़ा, हिंदी साहित्य पढ़ा, और बहुत सारी वैसी मैगजीन्स भी पढ़ी जो मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा जैसी मैगजीन होती थी, कादम्बिनी। मेरे घर में 8-10 मैगजीन आती थी, तो मैं उनको भी पढ़ता था। तो मैंने कभी मतलब मुझे लगा कोई किताब बुरी हो नहीं सकती, किताब का टॉपिक उसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। साहित्य में आपने सिंधी साहित्य भी पढ़ा, जो आपने मेरे को ज्ञान दिया है। हाँ, थोड़ा सा तो सिंधी इतिहास, सिंधी, हाँ, वही। तो वो हाँ वो मुझे पसंद था। जी। तो और कभी हम लोग आगे और भी बातें करेंगे उस पे। हाँ, करेंगे बिल्कुल। उसके बारे में बाद हाँ, में। बिल्कुल जी, ज़रूर जी, करूँगा जी। मैं आपसे। तो अब था कि कुछ कहानियाँ मेरे मन में आ रही, तो मुझे लग रहा था इन कहानियों का होगा क्या? क्योंकि इसमें तो नाच गाना नहीं है ज़्यादा, ये सब नहीं है। लेकिन मैंने कहा फिर भी जो आ रहा है मन में तो इसको लिख लेते हैं। तो मैंने उसको कलमबद्ध कर लिया, ओके। और लगभग 18-20 साल में मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। मतलब जब जिस दिन काम नहीं होता था, घर पे रहते तो बैठ के ये सब कर लेते थे। कभी हम थक गए तो मेरी वाइफ ने भी, मैंने बोल दिया और उन्होंने लिख लिया। ओके। इस तरीके से भी किया है मैंने काम। जी। फिर एक बाद में मुझे असिस्टेंट लड़का मिल गया, जो मैं बोल देता था तो उसको लिख लेता था, करेक्ट। उसको मैं कुछ पैसा दे देता था। जी तो ऐसे कहानियाँ इकट्ठी होती चली गई। अब जब 1-2 कहानी, अब समय ने करवट ली, कहानियों की इंपॉर्टेंस बढ़ी, कंटेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ी। जी तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कहानी सुनाइए, मैंने 1-2 कहानी सुनाई, लेकिन वो कहानियाँ मेरे हृदय के इतने नज़दीक थी, मुझे लगता था कि कोई भी फ़िल्म बना सकता है, ऐसा नहीं है, जी। लेकिन वो अगर कुछ बनाएगा तो कुछ शायद और बन जाए। मैंने जैसी देखा है, शायद वैसी फ़िल्म ये बन ना पाए। जस्टिस नहीं हो पाए शायद। 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 हाँ, हाँ, मतलब जी। तो मैंने कहा यार ये फ़िल्म मैं बनाना चाहता हूँ। तो बोले आपने तो कोई फ़िल्म बनाई नहीं, तो बनाओगे कैसे? अब आप अपने दिमाग, ये नारियल तो है नहीं कि फोड़ के दिखा दो। आप दिमाग में कैसे सोच रहे हो, कैसे देख रहे हो आप, और ज़रूरी भी नहीं जैसा आप बताओ वैसा ट्रांसलेट कर दोगे, क्योंकि फ़िल्म सुनाना और फ़िल्म को पर्दे पे उतारना 2 अलग काम है। 2 अलग जॉब्स हैं। तो ये थोड़ा लोगों के मन में संशय रहता था। जी। तो मेरे को ये आया कि भाई मुझे एक फ़िल्म तो बना के दिखानी पड़ेगी कम से कम। ओके। अब एक चैलेंज है कि फ़िल्म बनाना, अब सोच लेने से तो फ़िल्म नहीं बनेगी। तो एक कहानी थी मेरे मन में पत्रकारिता के दिनों की, और सटायर उसका जो है जॉनर था, और कुंदन शाह जी ने जाने भी दो यारो बनाई थी, तो वो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी। फिर घोंसला का घोंसला मेरी फेवरेट फिल्म थी। कई और फिल्में इस तरह से आई जी जिनमें सोशल मैसेज भी था और एक सटारिक वे में बात को कही गई थी। जी। तो एक कहानी मन में थी। फिर मैं अमेरिका गया 1-2 फंक्शंस में एम्बेसडर वगैरह बन के, तो वहाँ मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हुई, जी। और उनको मैं वो कहानी सुनाया तो वो लोग बहुत हंस के खुश हो गए, और उन लोगों ने कहा कि अगर आप कहें तो हम लोग कोलैबोरेट करना चाहते हैं आपके साथ। तो मिस्टर तरेश आनंद सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, जी। वो मेरे मेन पार्टनर थे, मतलब मेन प्रोड्यूसर थे। मेन प्रोड्यूसर। इसके अलावा रितेश और सौरभ करके 2 दोस्त हैं हमारे, वो LA में रहते हैं। तो हम सब लोग बैठे तो हमने ये तय किया। अब ये हुआ कि भाई कहानी को एकदम प्रोफेशनली तैयार किया जाए। तो मैंने आते ही स्क्रिप्ट लिखी, और लिखने के बाद आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जिस एक्टर को सोचा गया मन में, उससे मैंने वो फिल्म की कहानी डिस्कस की, और सब ने उस फिल्म में काम किया। एक भी एक्टर रिप्लेस नहीं है, और सब ने मुझे हर तरीके की हेल्प की, और अब वो फिल्म कंप्लीट हो गई। उसका नाम है जनता है बॉस। अब हम लोग उसको इस साल रिलीज़ करने के प्लान कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि थोड़ा बीच में कोविड की वजह से कुछ चीज़ें पोस्ट रह गई थी, रुक गई थी। शूटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, तो अब हम तैयार हैं फिल्म के साथ, और उसका बैकग्राउंड स्कोर पे काम चल रहा है, और इसके बाद हम लोग बस उसको मिक्स करके रिलीज़ करेंगे। और जनता ही बॉस है, तो हम ये कहेंगे कि जनता जो है उस फिल्म को देखे और अपना आशीर्वाद दे, और हमें आगे भी फिल्में बनाने की हिम्मत दे। डायरेक्शन, लिरिक्स, म्यूजिक कंपोजिशन,
सर वो मैं पहले से करता था, लेकिन क्या हुआ, जब मैं मुंबई में आया, फिल्मों में गीत लिख रहा था, तो मैं इसलिए डायरेक्शन नहीं किया, म्यूजिक डायरेक्शन की, फिर मुझे शायद गाना लिखने का काम मिलना बंद ना हो जाए। ओके। लेकिन मैं ऐड जिंगल्स कंपोज करता था सर, क्योंकि उसमें फिल्म वालों को पता नहीं चलता था, और मैं तो उसमें कुछ कुछ सिर्फ जो सिंगर लेता था तो उनको पता चल जाता था किसने कंपोज किया, मतलब मैंने ही कंपोज कर दिया ऐसे ही, क्योंकि वो 30 सेकंड का 45 सेकंड का होता था। लेकिन मैं बहुत दिनों से, यानी लगभग 15 16 17 साल से जो है, उससे भी ज़्यादा से जो है, मैं वो कंपोज करके और वो करता था। प्लस लिरिक्स लिखते वक्त भी एक भाव तो आते ही थे मेरे मन में, तभी मैं धुन पे इतना अच्छा लिख पाया, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कंपोजर छुपा हुआ था। इसलिए कोई भी गाना आप जब मेरा देखेंगे तो उसमें ये नहीं महसूस होगा कि गाने को फिट किया गया वर्ड्स को, वो लगेगा कि ये दोनों या तो साथ में आए हैं या पहले गाने लिखा गया, हाँ नेचुरल लगेगा। तो इसकी वजह शायद मुझे लगता है कि एक मेरे अंदर एक कंपोजर का छोटा सा भगवान ने गुण दिया था। अब चूंकि इंडस्ट्री बहुत ओपन हो गई है, एक आदमी अगर मल्टीपल टाइप के काम करता है फॉर्म्स वाइज, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसको मौका भी दिया जाता है। तो मैं कई फिल्मों में ऐसा है कि मैं स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ, उसमें कंपोजिशन भी बना रहा हूँ, लिरिक्स कोई और लिख दे रहा है। किसी फिल्म में मैं लिरिक्स लिख रहा हूँ और स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, किसी फिल्म में मैं दोनों काम कर रहा हूँ। तो अब मेरे कई दोस्त जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इस फिल्म का गाना तुम लिख देना, इस पिक्चर में तुम गाने का म्यूजिक भी कर देना। तो इस तरीके से अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे काम। अभी मेरी एक फिल्म एज म्यूजिक डायरेक्टर रिलीज हुई, गबरू गैंग, दूसरी फिल्म लव करूं या शादी आने वाली है, और कुछ बड़ी फिल्मों की बातचीत भी चल रही है। और मेरा जो अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक का काम है वो तो चल ही रहा है, तो उसमें तो मैं लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ और गाता भी हूँ। कौन सा गाना गाया है और कंपोज किया है और लिखा है, सब वन एंड ऑल? काफ़ी है, 20-25 गाने में, लेकिन मैं फेवरेट एक गाना जो पहला गाना तो हमेशा प्रिय होता है, गाने का नाम है रंगरेज। इसमें मैंने भगवान को पेंटर रंगरेज माना है कि आपने क्या दुनिया रंगी है। ओ रंगरेज तेरे रंग में रंग जाऊं मैं, थोड़ा काला थोड़ा उजला हो जाऊं मैं। ओ रंगरेज मेरे रंगरेज, रंगरेज। फिर इसके बाद गाना शुरू होता है। वाह। एक गाना मैं शिव जी का है, बहुत पॉपुलर है, उसका मैं 2 लाइन गा देता हूँ। जी सर प्लीज। शंकराय 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 शंकराय। वो है काल के हर एक प्रश्न का निदान, वो महानता के सब गुणों से है महान। वो बहुत सरल भी है, वो बहुत जटिल भी है, वो समस्त योजना बनाए। वो सदा अदम्य है, वो ही तारतम्य है, वो अनंत ऊर्जा समाए। वो है सर्वभूत सर्व शक्ति का निकाय। शंकराय 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 शंकराय। वाओ 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 वाओ। Thank you, sir. बहुत ही मज़ा आया। आई मीन आई कैन से जो आपकी जर्नी रही है, ऐसा कोई मौका आया कि किसी के साथ बहुत मंशा थी काम करने की, लेकिन मौका नहीं बना, और शायद वो इस जी ऐसे कई लोग हैं, जैसे मुझे A.R. रहमान साहब के साथ काम करने का बड़ा मन है, इलिया राजा सर के साथ काम करने का मन है, वो बहुत महान म्यूजिक डायरेक्टर हैं एज लिरिसिस्ट। एज डायरेक्टर मणिरत्नम सर के साथ काम करने का मेरा मन है, अगर कोई कहानी मेरी ऐसी बना सकूं। और कुछ लोग नए हैं, बहुत नए आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मेरा काम करने का बड़ा मन है। तो नितेश तिवारी जिन्होंने दंगल बनाई थी, उनके साथ मेरा काम करने का मन है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जी। लेकिन ठीक है, जितना दिया है भगवान ने उससे मैं संतुष्ट हूँ, और आगे उम्मीद करता हूँ कि और काम होगा। और बहुत सारे लोगों को शायद मैं भी जानता भी नहीं जिनके साथ मेरा काम होने वाला है, क्योंकि ये बहुत पिछले जन्म का कहीं होता है मैचिंग, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता नहीं था जब इंडस्ट्री में आने से पहले जिनके साथ मेरा काम हुआ है। तो ऐसे हो सकता है कल को बहुत यंग मेकर्स आए या यंग आर्टिस्ट, यंग टैलेंट आए, क्योंकि मैं उनको फ्रेश टैलेंट मानता हूँ। वो एक नई ताजगी लेके आएंगे, तो शायद उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन होगा तो एक ऊर्जा नई आएगी और एनर्जी से जो है काम हो पाएगा।
इस इंतजार में आपने कुछ अपना चैनल भी बनाया है नए जी सर, टैलेंट को मौका देने के लिए। सर श्रीनाथ म्यूजिक कंपनी मेरी म्यूजिक कंपनी का नाम है जी जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर साल या तो कोई नया सिंगर आए जी या कोई नया लिरिसिस्ट आए, मतलब मैं खुद लिरिक्स लिखता हूँ फिर भी नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, कोई कंपोजर आए। स्पेशली बांग्ला के कुछ फोक आर्टिस्टों के साथ मेरी बातचीत काफ़ी आगे तक गई है। मैं कुछ बाउल संगीत को लेकर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको हिंदी में मैं बाद में अपने तरीके से करूँगा, क्योंकि वो लोक संगीत है और लोक संगीत मर्ज होना चाहिए। इनफैक्ट मैं उड़िया और कुछ नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं का, इनफैक्ट मैं सिंधी में भी एक ठेका होता है, खमक ठेका कहते हैं उसको, तो उस पर भी मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँ। मतलब मैं जितने मेरी हैसियत है मैं उसमें कोशिश करूँगा कि अगर मैं कुछ म्यूजिक की सेवा कर सकूँ तो। हर जगह अपनी आर्टिस्टिक वैल्यू छोड़ना चाहते हो? हाँ सर, मतलब एक ही जीवन मिला है तो उसमें जो कर पाए, मतलब माँ सरस्वती जो करा दें। और ये तो कोलैबोरेशन ऑफ टैलेंट है, औरों का टैलेंट हमारा टैलेंट मिलकर कुछ क्रिएट हो जाए तो, और उससे लोगों को मजा आए, लोग आनंद हों, तो इससे बढ़िया सर क्या हो सकता है। कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहूँगा, पूछिए। अगर आप जवाब दें तो ओके, ना तो भी ओके है मेरे को। सुनते हैं कि कई टाइम पे छोटे मोटे लिरिक्स राइटर के आर्टिकल हम लोग खरीद लेते हैं, उनको घोस्ट राइटर, लिरिक्स अच्छा, हाँ, लिरिक्स अच्छे हैं हम ले लेते हैं, हमारे नाम पे छाप देते हैं, घोस्ट राइटिंग जिसको बोलते हैं। तो ये लिरिक्स में भी घोस्ट राइटिंग चलती है, प्रचलन है अभी भी? पहले तो हुआ करती थी, ऐसे सुना था मैंने। सर देख, मेरे साथ तो हुआ नहीं क्योंकि मैंने तो आपको अपनी पूरी जर्नी बता दी। हाँ, लेकिन सुना मैंने भी है, लेकिन अब सामने से तो मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन अगर कोई करता है उसकी क्या मजबूरी है, मैं ये कहूँगा कि भाई आप कोई दूसरा काम कर लो, आप अपने काम को इस तरह से मत दो, क्योंकि जीवन भर अफसोस रहेगा। आप उसको संभाल के रखिए। आप आज की तारीख में बहुत काम मिलते हैं जिसमें आप काम करके अपना गुजारा कर सकते हो, और काम करने वाले के लिए मुंबई शहर जो है हमेशा आपको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। कोई क्या कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं विश्वास नहीं करता। ये मुंबई शहर में अगर आप फ्लेक्सिबल हो, थोड़े से ऑनेस्ट हो और थोड़े मेहनती हो, तो आपको मुंबई शहर भूखा नहीं सोने देगा, ये मेरी गारंटी है। मैं इसको लक्ष्मी शहर कहता हूँ, इसकी एक खासियत है। आज ही आपके पास कोई लड़का आ जाए और 3 बार परसू कर लेगा तो आप उसको इतना काम दे दोगे कि इसका खर्चा चल जाए, फिर उसका टैलेंट है, मेहनत है, वो उससे आगे बढ़ेगा और फिर वो अपनी उस जो उसका जो गाना लिखा है या कोई कहानी है, जो ही भी चीज़ है, उसको संभाल के रखे और ठीक समय पे। और आजकल कॉपीराइट के बहुत सोर्सेज आ गए हैं, वो कई एसोसिएशंस के मेंबर बन सकता है जो अपने अपने काम को सेव कर सकता है, ईमेल कर सकता है, बहुत तरीके से। तो हाँ, तो अब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में तो हर जगह आप जानते हैं घपला हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में काफ़ी हद तक सुधार है और इससे बचा जा सकता है। और जहाँ तक इस पॉडकास्ट का सवाल है, मैं जो तो आप सर आज आप ऐसा मुझे फ्लैशबैक में ले गए, मैं तो ये सालों से ये बातें ना तो सोची थी ना मन में आई थी, मैं तो लगभग भूल सा चुका था। मुझे खुद लग रहा है कि मैं वापस से वो पूरी रील देख रहा हूँ। आज की आपकी मुलाकात मैंने नहीं की, आपके मित्र ने भी की, लेकिन इससे ज़्यादा मैं मानूंगा कि ये ऊपर वाले की डेफिनेटली सर, ये संजोग बनाने वाला वही है। बिल्कुल सर, जरिया कई तरह होते हैं, कई माध्यम होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ करके, आनंद आया सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सो वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.